Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is सरोगेसी एक्ट 2021। तो जो सरोगेसी एक्ट है 2021 का, इसके बारे में हम जानेंगे ये न्यूज़ में क्यों आया और समझेंगे। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया है जो डाटा है सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, जो नंबर ऑफ कपल्स या सिंगल या अनमैरिड वुमेन है जिन्होंने सक्सेसफुली अवेल किया है सरोगेसी को, सरोगेसी एक्ट 2021 के अंतर्गत, और जो नंबर ऑफ कपल्स और सिंगल वुमेन है जिन्होंने ऑप्ट किया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का ART एक्ट 2021 के अंतर्गत, उसका डाटा मांगा है। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 इज ए लॉ दैट रेगुलेट एंड प्रमोट सरोगेसी इन इंडिया। जो आपका सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट है 2021 का एक लॉ है जो कि रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है सरोगेसी को भारत में। ये जो लॉ है ये प्रोहिबिट करता है कमर्शियल सरोगेसी को और रेगुलेट करता है इन वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन IVF क्लिनिक को। The purpose of ART Act is to regulate and supervise assisted reproductive technology clinic and bank in India। जो पर्पस है ART एक्ट का कि रेगुलेट किया जाए और सुपरवाइज किया जाए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART क्लिनिक का और बैंक को भारत में। एक्ट का मकसद है इंश्योर करना कि जो ART प्रैक्टिस है वो सेफ हो और इथिकल हो, इसलिए इस एक्ट को लाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड मशीन एप्लीकेशन रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल स्मार्ट। तो जानेंगे इसके बारे में हम, स्मार्ट के बारे में। PIB न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडर्ड मशीन एप्लीकेबल रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल। डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS एडवोकेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट स्टैंडर्ड मशीन एप्लीकेबल रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल अप्रोच टू मेक इंडिया स्टैंडर्ड इजली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल स्टेक होल्डर। तो डायरेक्टर जनरल है किसके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के, उन्होंने कहा है कि इम्प्लीमेंट किया जाए स्मार्ट स्टैंडर्ड मशीन एप्लीकेबल रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल अप्रोच को, ताकि भारत को स्टैंडर्ड जो है इजली रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके सारे स्टेक होल्डर के लिए। स्मार्ट स्टैंडर्ड इनिशिएटिव जो है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन IEC और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO का, यह फोकस कर रहा है मशीन इंटरप्रिटेबिलिटी और रीडेबिलिटी के ऊपर की फैक्टर के रूप में। देयर इज ए नीड फॉर एक्सेसिबल स्टैंडर्ड स्पेशली फॉर सेक्टर डोमिनेटेड बाय स्मॉल इंटरप्राइजेस विच कंस्टिट्यूट मोर देन 80% ऑफ द लाइसेंस ग्रांटेड बाय BIS। और आवश्यकता है एक एक्सेसिबल स्टैंडर्ड की, स्पेशली जो सेक्टर है जिसको कि डोमिनेट किया जा रहा है स्मॉल इंटरप्राइजेस के द्वारा, जो कंस्टिट्यूट करता है मोर देन 80% लाइसेंस जो दिया गया है BIS के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट। तो हम जानेंगे भारतीय स्टॉक मार्केट के बारे में, और न्यूज़ में भी कुछ ज़्यादा स्टॉक मार्केट आ रहा है तो समझेंगे इसके बारे में। India has surpassed Hong Kong to become the fourth largest equity market globally, with the combined value of share listed on Indian exchange reaching $4.33 trillion compared to Hong Kong $4.29 trillion। भारत ने सरपास कर दिया है हांगकांग को और बन गया है चौथा लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट पूरा विश्व का। इसका जो कंबाइंड वैल्यू है शेयर का जो कि लिस्टेड है इंडियन एक्सचेंज पे, वो आपका $4.33 ट्रिलियन हो गया है। अगर हम कंपेयर करें हांगकांग से तो ये आपका $4.29 ट्रिलियन है। जो टॉप 3 स्टॉक मार्केट अभी प्रेजेंटली है कौन कौन से है, US है, चाइना है, जापान है। उसका 4th पोजीशन जो है वो भारत ने ऑक्युपाई कर लिया है हांगकांग को सरपास करके। ये जो अचीवमेंट है ये भारत का जो एसेंट है ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप में उसको और ज़्यादा मजबूत बना रहा है, क्रॉस करने के बाद से जो $4 ट्रिलियन का मार्क है। इंडियन स्टॉक मार्केट का जो ग्रोथ है ये एट्रीब्यूटेड है कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि जो भारत का स्ट्रॉन्ग DTP, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है ये एक बूस्ट प्रोवाइड कर रहा है और ये एक अल्टरनेटिव है चाइना का ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए और कंपनीज के लिए। इस कारण जो है स्टॉक मार्केट में ये बूस्ट देखा गया है। इन कॉन्ट्रेस्ट हांगकांग को सामना करना पड़ रहा है चैलेंजेस का, जैसे कि कोविड-19 का जो रिस्ट्रिक्शन था, जो रेगुलेटरी क्रैकडाउन हुआ, प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है, ये सारे कुछ फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट कर रहा है इसका जो अपील था इन्वेस्टर के लिए, जिस कारण वो शिफ्ट हुए और जिसके कारण भारत जो है उसने सरपास किया हांगकांग को। स्टॉक मार्केट एक कलेक्शन है एक्सचेंज का जहाँ पे इन्वेस्टर बाई करते हैं या सेल करते हैं कंपनी के शेयर को या दूसरे सिक्योरिटी को। ये इंक्लूड करता है ओवर द काउंटर OTC मार्केट प्लेस को, जहाँ पे इन्वेस्टर ट्रेड करते हैं सिक्योरिटी को डायरेक्टली एक दूसरे के साथ। जो टाइप है मार्केट का, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, दोनों में क्या अंतर हम समझते हैं। प्राइमरी मार्केट, इसमें इश्यू किया जाता है न्यू सिक्योरिटी को कंपनी के द्वारा कैपिटल को रेज करने के लिए। ये इंक्लूड करता है जो प्रोसेस है जैसे कि IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या राइट इश्यू। सेकेंडरी मार्केट जो है इसमें ट्रेड किया जाता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को इन्वेस्टर के बीच में बिना कोई इन्वॉल्वमेंट के इश्यूइंग कंपनी के एक्सचेंजेस के मदद से, जैसे कि NSE हो गया, BSE हो गया।
ये प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी इन्वेस्टर को और अलाउ करता है प्राइस डिस्कवरी को, जो कि बेस्ड होता है मार्केट के डिमांड और सप्लाई के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी। तो हम जानेंगे डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। Union Ministry of Road Transport and Highway is considering the electrification of the Golden Quadrilateral connecting Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata as a part of Vision 2020 PM Public Transport सेवा। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है वो कंसीडर कर रहा है कि इलेक्ट्रीफाई किया जाए जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जो कि कनेक्ट कर रहा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ये पार्ट है जो विजन है 2020 का पीएम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा, उसके तहत। The plan expected to be implemented over the next 7 years aims to boost e-mobility and deploy e-buses। ये जो प्लान है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेक्स्ट 7 ईयर के दौरान, और इसका मकसद है बूस्ट करना ई मोबिलिटी को और डिप्लॉय करना ई बसेस को। द प्रपोजल इंक्लूड डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी इनेबलिंग ईवी टू चार्ज वाइल ऑन द मूव। जो पर्पस है ये इंक्लूड कर रहा है डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी को। यह इनेबल करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को कि वो चार्ज हो सकेंगे जब वो मूव कर रहे होंगे तो उस दौरान भी। ये जो अप्रोच है इसका पोटेंशियली ये रिड्यूस करेगा बैटरी के साइज को और इलेक्ट्रिक व्हीकल को और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाएगा। डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम समझते हैं। जो डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी है ये रिफ़र करता है एक सिस्टम को जो कि इनेबल करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज हो सकता है जब वो मूव करेंगे, उपयोग करके बेस पेड का, जिसको कि इम्बेड किया गया है सरफेस में रोड के। ट्रेडिशनल स्टेशनरी वायरिंग चार्जिंग जो होता है उसमें डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग अलो करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिसीव करे पावर को कंटिन्यूसली जब वो ट्रैवल करेंगे। इससे ये एलिमिनेट कर देता है जो आवश्यकता है चार्जिंग रुकने की। ये जो टेक्नोलॉजी है ये रिलाई कर रहा है इंडक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के ऊपर, जो कि सिमिलर है जैसा कि स्टेशनरी वायरलेस चार्जिंग में होता है। जो बेस पेड है जिसको कि इंस्टॉल किया जाएगा बीनीथ रोड सरफेस के, ये जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और जो कॉरस्पेंडिंग पैड होगा व्हीकल कर ये रिसीव करेगा इस एनर्जी को, जो कि फैसिलिटेट करेगा चार्जिंग को बिना कोई फिजिकल कनेक्शन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक्सेलरेशन, ये डिक्सेलरेशन, ये आपका टेस्ट लेन हो गया। चार्जिंग रिक्वेस्ट हुआ, ये यहाँ पे पावर ट्रिगर हुआ, चार्जिंग स्पॉट पावर ट्रिगर किस तरीके से काम करेगा उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्री मूवमेंट रिजाइम विथ म्यांमार। हम जानेंगे जो फ्री मूवमेंट रिजाइम की बात कही गई है म्यांमार के साथ, इसके बारे में। इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग रिवैल्यूएटिंग द फ्री मूवमेंट रिजाइम एग्रीमेंट विथ म्यांमार विच अलाउस रेसिडेंट्स फ्रॉम इंडियन म्यांमार बॉर्डर टू ट्रेवल अप टू 16 किलोमीटर इनसाइड ईच अदर कंट्री विदाउट ई वीज़ा। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कंसीडर कर रहा है कि वो रीइवेलुएट करेंगे जो फ्री मूवमेंट रिजाइम एग्रीमेंट है म्यांमार के साथ उसको, जो कि अलाउ करेगा रेसिडेंट को दोनों ही इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के को ट्रेवल कर पाए अप टू 16 किलोमीटर इनसाइड एक दूसरे के कंट्री में बिना वीज़ा के। Free movement regime. Free movement regime implemented in 2018. The free movement regime permit residents on both sides of the 1,643 kilometer India-Myanmar border to travel up to 16 kilometer in each other territory without a visa। जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2018 में, इसके अंतर्गत ये परमिट करता है रेसिडेंट को दोनों ही साइड के 1,643 किलोमीटर के इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पास के वो ट्रैवल कर सकते हैं अप टू 16 किलोमीटर तक एक दूसरे के टेरिटरी में बिना कोई वीज़ा के। दिस रिक्वायर अ बॉर्डर पास विथ 1 ईयर वैलिडिटी अलाउइंग अ 2 वीक स्टे। और ये जो है इसके लिए आवश्यकता पड़ती है बॉर्डर पास की जिसका 1 ईयर का वैलिडिटी है, और ये अलाउ करता है 2 वीक के स्टे को। ये जो बॉर्डर स्पेन करता है 4 स्टेट में, कौन कौन से स्टेट में है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि कौन कौन स्टेट से म्यांमार का बॉर्डर टच करता है, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से। इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है वो आपका 1,643 किलोमीटर का इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो कि रन करता है ट्राई पॉइंट के साथ चाइना जिसके नॉर्थ में है, ट्राई पॉइंट बांग्लादेश साउथ में है और भारत के साथ। ये जो ट्राइजेक्शन है इंडिया, चाइना और म्यांमार का, इसको एग्रीड किया गया था। जो डिफेक्टो ट्राई पॉइंट है जो कि लोकेटेड आपका नॉर्थ में दीपू पास के पास। The border travels various geographical features including the Mismi Hills, Patkai, Kasom Range, Tiaoy River and Chin Hills before reaching the Bangladesh try point through irregular line। और जो बॉर्डर है ये ट्रैवर्स करता है अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स है, जिसमें कि आपका मिसमी हिल, पटकाई, कासोम रेंज, टियाई रिवर, चिन हिल्स, ये सब आते हैं बांग्लादेश पहुंचने के पहले जो ट्राई पॉइंट है जहाँ पे इरेगुलर लाइन्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडिया और म्यांमार जो है वो शेयर कर रहे हैं 1,643 किलोमीटर का बॉर्डर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ। वो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये आपको मेमोराइज होना चाहिए कौन कौन स्टेट शेयर कर रहा है बॉर्डर मिजोरम के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एआई इफेक्ट ऑन लेबर। तो जो एआई का इफेक्ट पड़ रहा है लेबर के ऊपर, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। जो आपका एआई है जो इंक्लूड करता है जनरेटिव एआई जैसे कि चैट जीपीटी को, ये कमर्शियली वाइड स्प्रेड हो चुका है, जिसने रेज किया है कि इसका इम्पैक्ट जो है जॉब मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा।
स्टडी सजेस्ट कर रहा है कि जो पोटेंशियल ऑटोमेशन है इसके कारण 60 से 70% एम्प्लॉय का काम जो है वो करंट एआई कर सकता है, जिसके कारण प्रोजेक्ट किया गया है कि 50% ऑटोमेशन हो जाएगा 2045 तक। इथिकल एस्पेक्ट ऑफ एआई इम्पैक्ट ऑन लेबर। क्या इथिकल एस्पेक्ट है एआई का इम्पैक्ट को लेके लेबर के ऊपर, तो इसको समझते हैं पहले। जॉब डिस्प्लेसमेंट, इसके कारण बहुत ज़्यादा जॉब डिस्प्लेस होगा। तो पोटेंशियल इथिकल कंसर्न है जो कि सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट डालेगा जॉब लॉसेस के कारण एआई के ऑटोमेशन के माध्यम से। वेज इनइक्वालिटी, इथिकल क्वेश्चन रेज होता है कि जो फेयर कंपनसेशन है वो जो एड्रेस करना होगा वाइडनिंग गैप को वेजेस का, पर्टिकुलरली इजी ऑटोमेटाइल सेक्टर के कारण। रिट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, इथिकल इम्परेटिव जो प्रोवाइड करेगा एक्सेसिबल और इफेक्टिव रिट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी को फैसिलिटेट करेगा वर्कर ट्रांजिशन को न्यू रोल की ओर। बायस और फेयरनेस एक बहुत बड़ा इश्यू है। इथिकल कंसिड्रेशन है कि एड्रेस करना जो बायसनेस है एआई सिस्टम पे, ये अफेक्ट करेगा हायरिंग और एम्प्लॉयमेंट के प्रैक्टिस को, ये इंश्योर करेगा इसके फेयरनेस को। ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें, इथिकल कंसर्न अबाउट द ऑपोसिटी ऑफ एआई एल्गोरिथम एम्फेसाइज द नीड फॉर क्लियर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इथिकल कंसर्न है जो ऑपोसिटी है एआई एल्गोरिथम को लेके, ये फोकस कर रहा है जो आवश्यकता है क्लियर कम्युनिकेशन की और अंडरस्टैंडिंग की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेके। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोवाइड किया जाए एजुकेशन को जो कि इनकम्पास करेगा टेक्निकल स्किल को, साथ साथ सोसाइटल इथिकल और ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट को। ये प्रिपेयर करेगा इंडिविजुअल को कि वो रिस्पॉन्सिबल एआई का उपयोग करे। गवर्नेंस एंड रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो इथिकल इम्परेटिव है कि इस्टेब्लिश करना एक गवर्नेंस और रेगुलेशन को, जैसे कि हार्मोनाइज रूल एआई को लेके, और इंश्योर करना रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल एआई के डिप्लॉयमेंट को। जो इवॉल्विंग नेचर है एआई के, ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आवश्यकता है एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की एजुकेशन में जो कि बैलेंस करे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इथिकल कंसिडरेशन के अनुसार। यूरोपियन यूनियन ने हार्मोनाइज किया रूल को एआई को लेके एसीआई एक्ट 2023 के माध्यम से, जिसका मकसद है एड्रेस करना सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट को और पोटेंशियल रिस्क को। देखते हुए टेक्नोलॉजिकल चेंज को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये प्ले करेगा एक क्रूशियल रोल को प्रिपेयर करने में एक मल्टी स्किल वर्कफोर्स को फ्यूचर के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।